गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललनकांत आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और पहली ही लेक्चर में हम बताए थे कि भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में मुख्यतः विभाजित किया जाता है, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास पहला, मध्यकालीन भारत का इतिहास दूसरा और आधुनिक भारत का इतिहास तीसरा है। हम लोग अभी इस क्रम में प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में अब तक हम लोग गुप्ता साम्राज्य तक भली भांति पढ़ चुके हैं। साथ ही यह भी पढ़े कि गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही कई छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है। उनमें से एक प्रमुख राजवंश वर्धन राजवंश या पुष्यभूति राजवंश होता है, जिन्होंने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत, कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत को अपना साम्राज्य के अंतर्गत शामिल किया था। जब भारत में, उत्तर भारत में, जब प्राचीन भारत के इतिहास में देखा जाता है कि जब उत्तर भारत में महानतम साम्राज्य मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य जैसी राजाओं का शासन काल चल रहा होता है, उसी समय दक्षिण भारत में भी कृष्णा नदी के नीचे कुछ प्रमुख राजवंशों का शासन काल देखा जाता है। उसी को दक्षिण भारत का इतिहास के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। इसको 2 भागों में बांटकर देखा जाता है। दक्षिण भारत का इतिहास का ये प्रथम भाग पढ़ रहे हैं। दक्षिण भारत के इतिहास का प्रथम भाग को हम लोग 2 लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें पहला लेक्चर हम ले लिए हैं और यूट्यूब पर आपको उपलब्ध भी मिल जाएगा। दोस्तों, यह दूसरा लेक्चर है, छोटा सा 10 मिनट का लेक्चर होगा। दोस्तों, दक्षिण भारत के इतिहास को संगम युग भी कहा गया है तथा संगम का शाब्दिक अर्थ जो होता है गोष्ठी होता है या बैठक होता है, तथा यह गोष्ठी तमिल कवियों की बैठक होती थी और उस बैठक में कुछ निर्णय लिए जाते थे और प्रमुख तमिल साहित्यों का रचना का निर्णय लिया जाता था। उन्हीं तमिल साहित्यों में से कुछ तमिल साहित्य के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण तमिल साहित्य के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे तथा उसके रचयिता कौन है इसके बारे में भी पढ़ेंगे और उस तमिल साहित्य में की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, बिना कोई समय नष्ट किए, बिना कोई समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी को फिर से अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, ये कृष्णा नदी है। यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत में कृष्णा नदी के नीचे जिन राजवंशों का शासन काल होता है, उन राजवंशों के शासन काल को हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास का प्रथम भाग में पढ़ेंगे। इधर केरल के मालाबार तट के पास चेर राजवंश का शासक होता है, जिसका प्रतीक चिन्ह तीर होता है। फिर इधर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के सबसे दक्षिणतम भाग में पांडे राजवंश का शासनकाल होता है, जिसका प्रतीक चिन्ह मछली होता है। और पांडे राजवंश के शासन काल का क्षेत्र जो होता है, उसके ऊपर में चोल राजवंश का शासनकाल होता है, जिसका प्रतीक चिन्ह बाघ होता है। और दक्षिण भारत के इतिहास को संगम युग के भी नाम से जाना गया है। यहाँ पर कुछ तमिल कवियों द्वारा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया है और इन्हीं ग्रंथ, ये सब ग्रंथ जो हैं, इन तमिल राजवंशों के इतिहास को जानने का स्रोत प्रदान करता है। इसलिए भी ये तमिल साहित्य इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला है दोस्तों तोल्कापियम। तोल्कापियम, इसके रचयिता तोल्कापियर माने जाते हैं तथा इसे तमिल व्याकरण कहा जाता है, तमिल साहित्य का व्याकरण कहा जाता है। कई बार पूछा गया दोस्तों, तमिल साहित्य का व्याकरण किसे कहा जाता है? तो तोल्कापियम को। और तोल्कापियम के रचयिता तोल्कापियर थे और तोल्कापियम को तमिल साहित्य का व्याकरण कहा जाता है। पहला हो गया दोस्तों। दूसरा है शिल्पाधिकारम। इसके रचयिता इलंगो आदिगल को माना जाता है, या कहीं कहीं इलंगो पोडियगल या इलंगो आदिगल बोला गया है। यानी कि शिल्पाधिकारम के रचयिता इलंगो आदिगल या इलंगो पोडियगल थे। इसमें एक धनी व्यापारी कोवलन, उसकी पत्नी कन्नगी और एक नर्तकी माधवी के त्रिकोणीय प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें कोवलन जो रहते हैं अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़कर नर्तकी से प्रेम करने लगती है और इस प्रेम से उनको एक प्रेम में अंततः वो शादी भी करती है नर्तकी से। उससे एक इनको पुत्री भी होता है जिसका नाम मणि मेखले होता है। और
ये शिल्पाधिकारम ग्रंथ का ही एक श्रृंखला है, मणिमेखले, या इसको मणिमेखलई भी कहा जाता है। इसके रचयिता शीतलेश सतनार को माना गया है। और इसमें जो वर्णन है, इसमें कोवलन और माधवी से उत्पन्न संतान जिसका नाम मणिमेखले होता है कि संघर्ष की कथा का वर्णन है, जिनको एक तरफ से अपनाया नहीं जाता है क्योंकि ये वेश्या की पुत्री, ये नर्तकी माधवी जो थी एक वेश्या भी थी। कोवलन को माधवी से प्रेम हो जाता है, इसी से एक पुत्री उत्पन्न होता है जिसको मणिमेखले नाम दिया गया था। और इसी मणिमेखले जो ग्रंथ है उसमें मणिमेखले की संघर्ष की कथा का वर्णन है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर में, पहले हम यहाँ शिल्पाधिकारम के बाद मणिमेखले आ गया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित ग्रंथ है। तिरुकुरल, इसके रचयिता तिरुवल्लुर हैं और इसे तमिल साहित्य का नीति शास्त्र कहा जाता है। तमिल साहित्य का नीति शास्त्र कहा जाता है। कुरल भी एक प्रमुख ग्रंथ है, इसके भी रचयिता तिरुवल्लुर हैं और इसको तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। कुरल को तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। दोस्तों ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक ना एक प्रश्न प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछ दिए जाएंगे कि तमिल साहित्य का नीति शास्त्र किसे कहा जाता है, तो तिरुकुरल को, जिसके रचयिता तिरुवल्लुर थे। और पूछ देगा आपसे तमिल साहित्य का बाइबल किसे कहा जाता है, तो कुरल को, इसके भी रचयिता तिरुवल्लुर थे। मणिमेखले या इसको मणिमेखले भी कहा जाता है, इसके रचयिता शीतलेश सतनार को माना गया है। और इसमें कोवलन और माधवी से, यहाँ पर कोवलन और माधवी का, इसमें शिल्पाधिकारम में कोवलन, कन्नगी और माधवी के त्रिकोणीय प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है। और मणिमेखले में कोवलन और माधवी से उत्पन्न संतान जो होते हैं उसका नाम मणिमेखले रहता है। उसी की संघर्ष की कथा का वर्णन मणिमेखले काव्य में किया गया है, तमिल साहित्य में किया गया है। उसके बाद है दोस्तों जीवक चिंतामणि, इसके रचयिता तिरुतक देवर हैं। इसमें जैन धर्म के एक राजकुमार के जीवन चरित्र का वर्णन है। जीवक जो रहते हैं, जीवक जैन धर्म के एक राजकुमार रहते हैं जो जैन धर्म के मारने वाले रहते हैं, इसी के जीवन चरित्र का वर्णन है जीवन चिंतामणि में। कलयपति, इसके रचयिता का ज्ञात नहीं है, माने इसके रचयिता अभी तक भी अज्ञात हैं। यह भी जैन धर्म से संबंधित है। वलयपति भी जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, तमिल ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है। कुंडलकेशी, इसके रचयिता नागपुटनार को माना गया है और यह बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है। शिल्पाधिकारम के बारे में देखा जाए दोस्तों तो एक व्यापारी कोवलन, उसकी पत्नी कन्नगी और एक नर्तकी माधवी के त्रिकोणीय प्रेम का वर्णन शिल्पाधिकारम में किया गया है। अंततः कोवलन जो है नर्तकी माधवी से विवाह करता है, उसका एक पुत्री भी उत्पन्न होता है, उससे उस प्रेम से एक पुत्री भी उत्पन्न होता है जिसका नाम मणिमेखले है। और शिल्पाधिकारम ग्रंथ की अगली कड़ी के रूप में मणिमेखले या मणिमेखले को देखा जाता है, जिसके रचयिता शीतलेश सतनार हैं। और इस ग्रंथ में मणिमेखले की संघर्ष की कथा का वर्णन है, क्योंकि मणिमेखले को ये धनी व्यक्ति कोवलन द्वारा अपनाया नहीं जाता है, जिससे उसको काफी जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। तथा इसी मणिमेखले की संघर्ष की कथा का ही वर्णन मणिमेखले या जीवक चिंतामणि ग्रंथ में किया गया है। दोस्तों ये शिल्पाधिकारम में जो कोवलन, उसकी पत्नी कन्नगी और एक नर्तकी माधवी के त्रिकोणीय प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है, तथा इसी प्रेम से प्रेरित होकर चेर राजा सेनगुटवन ने कन्नगी पूजा का शुरुआत किया। इसी प्रेम से प्रभावित होकर चेर राजा सेनगुटवन ने कन्नगी पूजा, जिसको पत्नी पूजा भी कहा गया है, का आरंभ किया था। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, जिसमें हम लोग ये चाहते तो हम पहले ही लेक्चर में इसको कहीं लिखकर इसको समाप्त कर सकते थे, लेकिन इसको हम अलग एक लेक्चर बनाए ताकि इसमें और भी 3-4 प्रमुख ग्रंथ को ऐड करके आपको बता दें, ताकि तमिल साहित्य के ग्रंथों के बारे में आपकी अच्छी खासी जानकारी हो जाए और इससे एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटे। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा लेक्चर हम बनाए। तो ये था दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करें और दूसरे भी दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, ताकि ये हमारा
इनोवेटिव जो है आस्था जीएस रिसर्च सेंटर का, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मित्रों तक पहुँच सके। तो इसी के साथ अब क्लास समाप्ति की घोषणा करते हैं हम। गुड इवनिंग अगेन।